हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग टीजीटी हिंदी मेल दिल्ली का जो पेपर हुआ था 18 सितंबर, DSSB टीजीटी मेल 18 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उसमें हिंदी के जो प्रश्न थे, उसमें जनरल हिंदी के 20 और सब्जेक्टिव का जो 100 प्रश्न है, तो कुल मिलाकर 120 प्रश्न को देखेंगे, उसका एनालाइज करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे किस प्रकार के पैटर्न से प्रश्न बने हुए हैं इस बार। तो ये 2021 का टीजीटी हिंदी का पेपर है 18 सितंबर को, जो शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था। तो सेकेंड शिफ्ट का पेपर अपलोड किए जा चुके हैं, उसे आप चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे दिए गए हैं निरंतर बढ़ते रहना ही जीवन है, अर्ध विराम था आलस्य मौत है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, इसमें जो सही रूप था निरंतर बढ़ते रहना ही जीवन है, यहाँ पे अर्ध विराम, उसके बाद आलस्य मौत है। तो इस प्रकार यह सी उत्तर यहाँ पे सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। तो कफन सिर पर बांधना, तो कफन सिर पर बांधना, यह इसका सही अर्थ होगा मरने के लिए क्या तैयार रहना। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न था, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प है। यहाँ पे प्रश्न दिया गया था, आज मेट्रो बंद है, आज मेट्रो बंद रहेगी, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह कैसा है, निषेधात्मक वाक्य है, निषेधवाचक है। ठीक है, तो सही उत्तर है ये। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध शब्द का विकल्प हो। यानी वर्तनी शुद्धि से प्रश्न था, कुशलतापूर्वक किस प्रकार लिखा जाता है वह बताना था। तो यहाँ पे देखिए कुशलतापूर्वक जो लिखा जाएगा, यहाँ पे सही उत्तर, यहाँ पे जो बी है वह कुशलतापूर्वक का उत्तर है। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह किस प्रकार का प्रश्न है उसे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए उपमा का सही है। चपल और चपला, यानी शब्द युग्म से प्रश्न था। चपल और चपला यह 2 शब्द दिए गए थे, तो उसका अर्थ बताना था। तो चपल मतलब होता है चंचल और चपला मतलब होता है बिजली। तो यहाँ पे सही उत्तर था बी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्प हैं उसका चयन करना है, संधि विच्छेद बताना है। गंगोदक का क्या संधि विच्छेद होगा। तो गंगा प्लस उदक से क्या बन जाएगा, गंगा प्लस उदक। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर है सी, यह गुण संधि है, अ के बाद उ हो तो ओ हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रत्यय से बने हुए शब्द का सही विकल्प हो। ठीक है, प्रत्यय किस में लगा यह पूछा गया था। यहाँ पे ऑप्शन थे सपरिवार, तो सपरिवार में स उपसर्ग है, प्रकार में प्र उपसर्ग है, मिलनसार में देखिए सार उपसर्ग है, तो यहाँ पे सही था उपसर्ग वाला सी। चलिए अगला जो प्रश्न है वह क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो। हाथ की लिखी पुस्तक क्या कहलाती है। हाथ की लिखी पुस्तक जो है वह कहलाती है पांडुलिपि। ठीक है, तो सी उत्तर यहाँ पे सही है। चलिए अगला जो प्रश्न था, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। गाल बजाना पूछा गया था। गाल बजाना यानी जो अधिक बात करता है तो उसे कहते हैं गाल बजाना, अधिक बोलना। सही उत्तर है बी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में संधि का जो प्रश्न है संधि का सही रूप बताना है। मही प्लस ईश्वर से क्या बनेगा, तो मही प्लस ईश्वर से महेश्वर बनेगा। ठीक है, यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। ई प्लस ई बराबर अक सवड़े से दीर्घ हो जाएगा, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा क्या, सी। अगला प्रश्न है, यहाँ पे उपसर्ग से बने विकल्प वाला सही उत्तर क्या था, उपसर्ग किस में लगा है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें जो सरपंच शब्द लगा है, इसमें पंच में सरपंच उपसर्ग लगा है, तो सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, इसमें लोकोक्ति का सही अर्थ बताना था। अंधा क्या चाहे 2 आँखें,
अंधा क्या चाहे दो आंखें, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो मुँह मांगी वस्तु मिलना। यहाँ पे सही उत्तर होगा सी, मुँह मांगी वस्तु मिलना। चलिए अगला प्रश्न था, विकल्प में 4 प्रश्न है, उसमें कर्मधारय समास के विग्रह का सही। पवन चक्की दिया था, पनचक्की। पनचक्की मतलब पानी से चलने वाली चक्की, पानी से चलने वाली चक्की पनचक्की। तो सही उत्तर है ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ पे दिया था पृथ्वी गोल है, यह किस प्रकार का प्रश्न है, वाक्य है? तो पृथ्वी गोल है यह नित्यता बोधक, यानी हमेशा जो नित्य है वह पृथ्वी गोल है। तो सही उत्तर है ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। संभव है आज मेरा मित्र आए, संभव है आज मेरा मित्र आए, किस प्रकार का वाक्य है? तो यह संभावनार्थ है। ठीक है, तो सही उत्तर है बी, संभावनार्थ वाक्य है, तो सही उत्तर है बी। चलिए अगला जो दिया था वह गद्यांश दिया था, गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना था। ठीक है, तो यह गद्यांश है, आप उसे देख लीजिएगा। 13वीं 14वीं शताब्दी तक भारत में मुस्लिम सत्ता पूरी तरह स्थिर हो चुकी थी। इस प्रकार के गद्यांश हैं। इस गद्यांश के आधार पे जो प्रश्न है वह पूछा गया था, निर्माण कार्यों में किस वर्ग का लाभ पहुंचता है? तो समाज के दुर्लभ लोगों के लिए लाभ पहुंचता है। तो यहाँ पे सही उत्तर था बी। अगला जो दिया गया था इसी गद्यांश पे आधारित, दुर्लभ शब्द का दुर्बल शब्द का विलोम बताना था। तो दुर्बल का होता है सबल, तो सही उत्तर है डी। चलिए अगला प्रश्न था, यह गद्यांश जो थे उसके अनुसार जो अगला प्रश्न है, इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो भक्ति आंदोलन यहाँ पे सही उत्तर है, तो सही उत्तर है बी। अगला जो प्रश्न है, इस गद्यांश को पढ़ करके बताइएगा, भक्ति की लहर को उत्तर में किसने लोकप्रिय बनाया था? तो रामानंद ने बनाया था, तो सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के वहीं जो गद्यांश है, अनुच्छेद के अनुसार भारत में मुस्लिम सत्ता कब तक स्थिर हो चुकी थी? तो 13वीं 14वीं सदी तक यह स्थिर हो चुकी थी। तो सही उत्तर यहाँ पे है सी। ठीक है, यह 20 प्रश्न थे जो जनरल हिंदी से थे। अब सब्जेक्ट से 100 प्रश्न है, वह किस प्रकार के प्रश्न पूछे, इसे आप ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा गया कौन सा उपन्यास डॉक्टर रांगे राघव द्वारा लिखा नहीं गया, यानी उपन्यास से प्रश्न है। तो भाग्यवती जो है श्रद्धाराम फुलौरी का था, तो यह सही उत्तर है। बंदूक और बीन, देवकी का बेटा, पक्षी और आकाश, यह सभी रांगे राघव के उपन्यास थे। तो यहाँ पे भाग्यवती नहीं, तो बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा शेखर जयश्री की रचना नहीं है? ठीक है, एक पेड़ की याद, 7 के लोग, हलवाहा, नए पत्ते। ठीक है, तो नए पत्ते, तो यह इनकी रचना नहीं है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, छबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद किस कहानी में किया गया है? तो प्रेमचंद की जो कहानी है पूस की रात, उसमें छबरा कुत्ता का चित्रण किया गया है, तो इस यहाँ पे सही उत्तर होगा बी। अगला जो प्रश्न है, आर्थर कानन डायल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित हुआ था? तो देखिए यह प्रभावित हुए थे गोपाल राम गहमरी। आर्थर कानन डायल से प्रभावित होने वाले जो थे वे गोपाल राम गहमरी थे, तो डी उत्तर सही है। अगला प्रश्न था, 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन कार्य करने वाले तथा हिंदी नवजागरण में महान भूमिका निभाने वाले रचनाकार कौन थे? तो देखिए 1903 से 1920 ईस्वी तक, 1903 से 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 17 वर्ष तक इनका संपादन किया था और नवजागरण में महान भूमिका निभाने वाले थे। तो यहाँ पे सही उत्तर है बी। चलिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, बाला बोधिनी नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो यह जो पत्रिका थी वह भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी, तो सही उत्तर यहाँ पे है डी। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास का सही कालक्रम चुनिए, यानी परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, इनका कालक्रम पूछा गया था उपन्यासों का। तो परख, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी, यह सही उत्तर है डी। अगला था, कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन है?
तो यह जो आत्मकथा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो सही उत्तर यहाँ पे बी है। चलिए अगला प्रश्न था, मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? तो यह राहुल सांस्कृत्यायन का यात्रा वृत्तांत था। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है, ठीक है। तो चलिए यह बी उत्तर सही हो जाएगा। हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर गया है? तो देखिए प्रेमचंद पूर्वकालिक उपन्यास, यह प्रेमचंद के आधार पर किया गया है। प्रेमचंद, उत्तर प्रेमचंद, युगीन, तो इस प्रकार वर्गों में बांटा गया है। तो मूल में जो थे वह केंद्र में कौन है? प्रेमचंद। तो सही उत्तर है सी। काव्य जीवन की आलोचना है, यह किसका कथन है? यह पूछा गया था। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र से भी कुछ प्रश्न थे। काव्य जीवन की आलोचना है, यह किसका कथन है? तो आर्नल्ड का यह कथन है। तो सही उत्तर है बी, काव्य जीवन की आलोचना है। चीड़ों पर चांदनी किसका निबंध है? तो यह निर्मल वर्मा की निबंध है, चीड़ों पर चांदनी। तो यहाँ पे सही उत्तर है डी। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, निम्न में कौन सा भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक नहीं है? तो कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे तो इनके थे, पैर तले की जमीन यह इनका नहीं है। तो सही उत्तर यहाँ था बी। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में संस्मरण व उनके लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, इनमें गलत को पहचानना है। गलत कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए दिया गया है 60 वर्ष एक रेखांकन, यह सुमित्रा नंदन पंत का सही है। ज़्यादा अपनी कम पराई अस्क का है, मील का पत्थर आम वृक्ष बेनीपुरी का। चेतना के भी महादेव वर्मा का नहीं है, ठीक है। किसका है कमेंट में आप बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वह दिया गया था, साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो यह सरल प्रश्न है, साकेत मैथिली शरण गुप्त का था। तो सही उत्तर है डी। चलिए अगला प्रश्न क्या था, प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? तो करुण रस की प्रधानता है प्रिय प्रवास में, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर है ए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस कृति में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हैं? तो वे हैं प्रिय प्रवास में। तो सही उत्तर है ए। तो यानी प्रिय प्रवास यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध से 2 प्रश्न यहाँ पे बने थे। सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी की पात्र है? तो यह भी पात्र से भी प्रश्न पूछे थे, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो सुनंदा पत्नी जो इनकी कहानी है उसके पात्र हैं, ठीक है। चलिए अगला है, हिंदी में रिपोर्ताज का जनक किससे माना जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान को रिपोर्ताज का जनक माना जाता है। तो सही उत्तर है ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है, भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? तो यह जो उपन्यास है वह किस प्रकार का है? सामाजिक उपन्यास है। तो सही उत्तर है यहाँ पे सी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने अपनी कविता गंगा वर्णन में किसका परिचय दिया है? भारतेंदु जी ने अपनी कविता गंगा वर्णन में किसका परिचय दिया है? तो प्रकृति चित्रण का परिचय दिया है। तो सही उत्तर यहाँ पे C1 है। चलिए अगला प्रश्न है, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तारों की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की विधवा है, किस कवि की पंक्ति है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति है। तो निराला की पंक्ति फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में भी पूछे गए थे। यहाँ पे प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह पूछा था, भैरवी, पूजागृत, सेवाग्राम, दूत बतासा तो इनका है, लेकिन आद्रा इनका नहीं है, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे ए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी केशवदास जी की रचना नहीं है? तो इनका तो वीर सिंह देव चरित है, नक्सिक है, जहांगीर जसचंद्र का है, देव माया प्रपंच इनका नहीं है। तो सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था, वीणा, उच्छ्वास और ग्रंथि जैसी कोमल कांत, पदावली और माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचनाएं किस कवि ने की थी? तो वीणा, ग्रंथि यह सभी किसके हैं? सुमित्रा नंदन पंत के। तो सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, जापानी लोक कथा पर आधारित कविता कौन सी है? यह थोड़ा सा प्रश्न अलग है। असाध्य बीड़ा सभी जानते हैं अज्ञेय का है, लेकिन जापानी लोक कथा पर आधारित है, यह भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो सी उत्तर यहाँ पे सही है। मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, किसके विचार है? मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, यह किसका विचार है? तो सुमित्रा नंदन पंत। यानी छायावाद से 5-6 क्वेश्चन बने हुए थे और पंक्तियों से, उनकी रचनाओं से। यहाँ पे भी देखिए, निहार तथा रश्मि किसका है?
यह महादेव वर्मा की है। निहार और रश्मि महादेव वर्मा की रचना है। सही उत्तर सी है। मंजीर काव्य संग्रह किसका है? मंजीर, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, यह सभी हैं गिरजा कुमार माथुर के। तो सही उत्तर यहाँ पे बी है। भारत भारती के रचनाकार, यह तो सरल प्रश्नों में है, मैथिली शरण गुप्त का है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो भारोपी परिवार से हिंदी का संबंध है। तो सही उत्तर यहाँ पे ए है। अगला प्रश्न पूछा गया है, धर्मदास किसके शिष्य थे? तो धर्मदास जो शिष्य हैं वह किसके? कबीर के शिष्य हैं, सभी को पता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा। किस कवि के बचपन का नाम राम बोला था? तो ये राम बोला तुलसीदास के बचपन का नाम था। तो सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न जो था, निम्न में से कौन सी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? तो अधखिला फूल जो है यह इनका नहीं है। ठीक है, यह उपन्यास है हरिऔध जी का। बाकी सरोज स्मृति, बादल राग, राम की शक्ति पूजा, तो यह निराला जी का है। तो छायावाद के कवियों से प्रश्न बहुत ज़्यादा बने थे। अगला प्रश्न है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? तो आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास जो संस्कृत है वह आ गई थी। तो संस्कृत आर्य भाषा है। तो सही उत्तर है डी। नवीन उपनाम से कौन कवि प्रसिद्ध है? अगला प्रश्न था। तो नवीन बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो सही उत्तर है बी। किस रचनाकार ने अपनी जन्म दिन बसंत पंचमी के दिन मनाना घोषित किया? तो वे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जिन्होंने अपना जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन मनाना घोषित कर दिया। तो यहाँ पे सही उत्तर है ए। महाराणा का महत्व किसकी रचना है? तो यह जयशंकर प्रसाद का रचना है, काव्य है महाराणा का महत्व। तो सही उत्तर यहाँ पे है डी। अगला प्रश्न है, द्वंद्व गीत किसका काव्य संग्रह है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है द्वंद्व गीत। तो सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत का काव्य संग्रह पल्लव कब प्रकाशित हुआ था? तो पल्लव का प्रकाशन जब हुआ था वो 1928 में। इसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। ठीक है, इस रचना की भूमिका के कारण, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अ की 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने अस्वीकृत कर दिया, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह प्रश्न पूछा है कि देवनागरी लिपि समिति के अध्यक्ष 1947 में जो कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। सही उत्तर यहाँ पे है सी। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा गया वह है, अर्धमागधी से निकली आधुनिक भाषा कौन सी है? तो अर्धमागधी से जो निकला है वह पूर्वी हिंदी निकला है। ठीक है, अर्धमागधी से जो निकला है वह क्या निकला है? पूर्वी हिंदी। तो सही उत्तर है सी। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद का विकल्प दुह प्लस साहस से क्या बनेगा? तो दुस्साहस बनता है। यह विसर्ग संधि का है, विसर्ग के बाद स का आगम हो जाता है, दुस्साहस हो जाएगा। बी उत्तर सही है। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं, कौन से बादशाह ने अपनी राजमुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया था? यह प्रश्न पूछा गया है, कौन से बादशाह ने अपनी राजमुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया था? तो वे हैं शेरशाह सूरी। सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न था, इस लिपि को पवित्राक्षर या बीजाक्षर भी कहते हैं, किस लिपि को? यह थोड़ा सा अलग प्रश्न है। पवित्राक्षर या बीजाक्षर किस लिपि को कहते हैं? तो हीरोग्लिफिक लिपि को कहते हैं पवित्राक्षर या बीजाक्षर। तो ध्यान दीजिएगा इसको, यह नए प्रश्न होंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ था? तो जितने भी आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उनका विकास हुआ था अपभ्रंश से। तो सही उत्तर यहाँ पे है ए। चलिए अगला प्रश्न है, संस्कृत के तत्सम शब्दों के हिंदी में परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं? तो तत्सम से जो परिवर्तित हिंदी में होता है उसे तद्भव कहते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे है ए। चलिए अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सही उत्तर है डी। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के किस शब्द से माना जाता है? तो देखिए, सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से धीरे धीरे हिंदी बना है। तो यहाँ पे सही उत्तर बी होगा। सिंधु नदी से, सिंधु से हिंदी का शब्द आया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर युग में देवनागरी लिपि के लिए विभिन्न फोटो का प्रयोग किया गया जिन्हें अब तक फॉन्ट के रूप में जाना जाता है।
तो किस फॉन्ट के रूप में जाना जाता है? यह भी थोड़ा अलग प्रश्न था। इसे लेगेसी फॉन्ट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसे डी उत्तर यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय क्या था? ठीक है, ईसा की 8वीं सदी तक दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि का प्रचार था। यह सही उत्तर है, यहाँ पे सी उत्तर सही होगा। देवनागरी लिपि के शब्द के ऊपर एक रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो सीरो रेखा कहते हैं। जैसे यह रेखा है, ठीक है, यह सीरो रेखा है, तो यहाँ पे सीरो रेखा, बी उत्तर सही होगा। हिंदी की बोलियाँ कितनी हैं? तो हिंदी में 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कुल 18 बोलियाँ हैं, तो यहाँ पे सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो यहाँ पे देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ था वह तो होना चाहिए ब्राह्मी लिपि से। हम जहाँ तक पढ़े हैं यहाँ पे कुटिल लिपि दिया हुआ है, तो आप सभी कमेंट में बताइएगा। इस प्रश्न पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। तो यहाँ पे कुटिल लिपि दिया है, तो आप बताइएगा ज़रूर। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला अर्थ पहचानिए। अंतर्ध्यान जो था, इसका जो अर्थ होगा विग्रह होगा, अंतः प्लस ध्यान से अंतर्ध्यान बन जाएगा, तो यहाँ पे सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई है, ऐसा कौन सा विद्वान का विश्वास है? तो ब्राह्मी लिपि का उत्पत्ति चीनी लिपि से हुआ, यह फ्रेंच विद्वान कुपेरी ने माना। यानी देवनागरी लिपि से कह सकते हैं। 4-5 प्रश्न थे जो अच्छे लेवल के प्रश्न थे, तो इसे ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अखंड का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो अनंत जो दिया गया, अनंत, जिसका अंत न हो यह अखंड होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भाषा का निर्माण किससे होता है? तो व्यक्त ध्वनियों से भाषा का निर्माण होता है, तो यहाँ पे सही होगा ए उत्तर। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी गई है? तो देवनागरी लिपि को मान्यता दिया गया है, तो सही उत्तर यहाँ पे है डी। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम है। तो आलोक का क्या होता है? आलोक का तिमिर होता है, तो सही उत्तर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, तो उपसर्ग से जो सही नहीं बना है वह भ्राता, तो डी उत्तर है। बाकी उपाध्यक्ष, विदेश, प्रताप यह सही शब्द हैं। अगला प्रश्न है, मोहन पढ़ रहा है, यह कौन सी शब्द शक्ति है? तो मोहन पढ़ रहा है यह तो अभिधा में है, तो यहाँ पे सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, खटोला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? खटोला शब्द में तो यहाँ पे ओला प्रत्यय, खाट प्लस ओला से खटोला बन जाएगा, सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पुनः उपसर्ग से बना सही शब्द है। पुनः से कौन सा बना है? तो पुनर्जीवित, पुनर्जीवन दिया है, तो पुनः प्लस जीवन, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा पुनः प्लस जीवन से पुनर्जीवन बनता है, तो संधि विच्छेद करके आप देखेंगे तो सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में संकेत वाचक वाक्य का सही विकल्प चुनिए। यदि तुम सही समय पर इलाज करते तो जल्दी ठीक हो जाते, यह तो है संकेतवाचक। यह संकेत कर रहा है कि यदि तुम सही समय पर इलाज करते तो जल्दी ठीक हो जाते, यहाँ पे डी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो विशेषण के सही भेद का है। मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, तो 3.5 मीटर का यहाँ पे कौन सा विशेषण है? तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक, सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो मनुष्य से सभी जातियों का बोध होता है, तो सही उत्तर यहाँ पे है ए। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शब्द युग्म के सही अर्थ है। यहाँ पे दिए थे पुष्कर और पुष्कल, पुष्कर और पुष्कल। पुष्कर मतलब तालाब होता है, पुष्कल माने बहुत, तो ध्यान रखिएगा इन शब्दों को, सी उत्तर सही हो जाएगा। पुष्कर मतलब तालाब या जलाशय, पुष्कल मतलब बहुत। अगला प्रश्न है, जहाँ किसी वस्तु का इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोक सीमा का उल्लंघन हो जाए, वह कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पे अतिशयोक्ति होता है।
अतियुक्ति भी इसी तरह का होता है, अतिशयोक्ति। यहाँ पे सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, भाव वह होता है जो अनुभव किया जाता है। यहाँ पे दिया गया है शीतल, शीतल। अगर शीतलता होता तो सही हो जाता भाववाचक, लेकिन शीतल यह नहीं होगा। सही उत्तर है ए। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो वाक्य से भी प्रश्न बने थे, सेकेंड शिफ्ट में भी, फर्स्ट शिफ्ट में भी। यदि आज बारिश होती तो तुम यहीं रुक जाना, यदि आज बारिश हो तो तुम यह रुक जाना। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित होता है तो वह मिश्र वाक्य होता है। तो यदि आज बारिश हो यह आश्रित है, तुम यहीं रुक जाना। तो सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समस्त पद के सही अव्ययी भाव समास का विकल्प है। यथासाध्य, जिसे साधा जा सके वह होता है यथासाध्य। सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो एकार्थी शब्द है। आधि का क्या होता है? आधि मतलब मानसिक रोग। सही उत्तर है सी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। संयुक्त वाक्य क्या होता है इसे देखिएगा। संयुक्त वाक्य होता है कि दो स्वतंत्र उपवाक्य किसी संयोजक से जुड़े होते हैं तो वह होता है संयुक्त वाक्य। यहाँ पे रमेश ने काम खत्म किया, एक वाक्य है, वह अपने घर चला गया और यह जुड़ा है वो संयोजक से, तो ऐसे होते हैं संयुक्त वाक्य। तो सी वन उत्तर, यहाँ पे ए उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे देखिए, सीधी राह चलते जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का आतंक। हरि, हरि का हमको लगता है यहाँ पे दो अर्थ होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर है श्लेष अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे डी उत्तर सही हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य में सही वाक्य भेद को पहचानना है। हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में सरड़ ली। तो यह भी संयुक्त वाक्य है। हमने पानी बरसता हुआ देखा, घर में सरड़ ली, यह और से जुड़ा हुआ है। तो जब दो स्वतंत्र वाक्य या उपवाक्य किसी संयोजक से जुड़े हों तो वहाँ होता है संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है, यहाँ पे बताना है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। तो तुम, तुम्हारी, यह सब क्या होते हैं? मध्यम पुरुष। तो सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने हुए सही विकल्प नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है। तो ललक, निर्दोष, निर यहाँ पे निह क्या है? उपसर्ग है, तो इसमें प्रत्यय नहीं है। सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, जब कोई शब्द अपने मुख्यार्थ को बाधित करके अन्य अर्थ को बताए तो उनमें कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वह होता है लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, तो सही उत्तर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संसार की समर स्थली में, तो यहाँ पे स, ठीक है, धीरता, धीरता ध दा है, तो अनुप्रास का उदाहरण है। सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न देखेंगे, या गद्यांश दिए गए उन्हें पढ़ना है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी से मुस्कुराहट तो न जाने कहाँ खो गई है। कुछ दशक पहले तक तो लोग एक दूसरे को देखते ही एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अभिवादन करते थे, किंतु आज दशा यह है कि किसी पहचान वाले को देखते ही व्यस्तता को मुखौटा लगाकर अभिवादन की प्रक्रिया से स्वयं को बचाकर सुरक्षित निकलना ही बहादुरी का कार्य समझते हैं। जबकि मुस्कुराहट एक ऐसी औषधि है जो मनुष्य को बिना किसी दाम के मिली है और यह उसके शरीर एवं मानसिक रोगों का उपचार करने में पूर्णतः सक्षम है। जो व्यक्ति मुस्कुराकर दिन की शुरुआत करता है वह निश्चय ही सारे दिन ऊर्जावान रहता है। वह बिना किसी तनाव के सारे कार्य कुशलतापूर्ण कर पुनः अगले दिन के लिए नए कार्यों को पूरा करने की कुशल रणनीति बना निश्चित हो सो जाता है। ऐसे व्यक्ति का सानिध्य सभी लोग चाहते हैं। उसी की एक छोटी सी मुस्कुराहट के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके समीप आने का प्रयास करते हैं। ठीक इसके विपरीत अनायास ही खींचने वाले व्यक्ति से हर कोई दूरी बनाना पसंद करता है, हर कोई उससे बचना चाहता है। पुरानी कहावत है कि प्रसन्न वदन के दर्शन मात्र से ही समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। अतः हमारा प्रयास भी होना चाहिए
कि स्वयं प्रसन्न रहकर दूसरों को भी खुशियाँ बांटे। तो यह गद्यांश था, उसके अनुसार है। यहाँ पे दिखाना गया है कि समानार्थी शब्द कौन सा है। दशा का समानार्थी, दशा मतलब स्थिति होती है। सही उत्तर है सी। चलिए अगला पैराग्राफ दिया है, उसके अनुसार वही पैराग्राफ है। अनुच्छेद में जीवन के किस अनमोल औषधि के बारे में बताया गया है? तो मुस्कुराहट के बारे में बताया गया है। तो सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है इसी पैराग्राफ के आधारित, अनुच्छेद का सटीक अर्थ क्या होगा? तो मुस्कुराहट सही उत्तर है, ए उत्तर सही होगा। यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न थे, और कैसे व्यक्तियों से लोग मिलना पसंद नहीं करते? जो हर बात पर झुझला जाए। तो सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है उसी से मिलता जुलता, अनुच्छेद के अनुसार आज के समय में किसी पहचानने वाले व्यक्ति के लोग क्या करते हैं? व्यस्तता का मुखौटा लगाकर निकल जाते हैं। सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न था यहाँ पे, तरुणाई का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो तरुणाई का बूढ़ापा नहीं है, जवानी, तारुण्य, युवावस्था है। सही उत्तर है बी। ठीक है, यहाँ पे एक और पैराग्राफ दिया है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। काव्यांश का उचित शीर्षक है नवयुवकों का आह्वान। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को आप पढ़ करके इसका उत्तर दे लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। काव्य के अनुसार विगत युग के पतझड़ से क्या आशय है? तो अतीत के वे कार्य जो आज पुराने पड़ चुके हैं, यह सही उत्तर होगा। तो यह कुछ पैराग्राफ थे। अब टीचिंग मैथोडोलॉजी से जो प्रश्न है उसे देखेंगे। तो नाटक क्या है, यह पूछा गया है। तो नाटक क्या है? एक कला प्रदर्शन है। ठीक है, तो सही उत्तर है सी। समावेशन में सबसे बड़ी बाधा किसके कारण होती है? तो समावेशन में सबसे बड़ी बाधा यहाँ पे समाज। सही उत्तर है बी। किसे हमेशा अधिगम में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए माना जाता है? तो भाषा में माना जाता है। तो सही उत्तर है सी। छात्र के अधिगम की ताकत और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आकलन अधिगम। ठीक है, असेसमेंट लर्निंग जिसको कहते हैं। सही उत्तर है सी। किस समाज में पुरुषों और महिलाओं के मानवाधिकार समान है? तो लिंग समान समाज में। प्रकृति क्या है लेकिन प्रकृति नहीं है? प्रकृति क्या है लेकिन प्रकृति नहीं है? कला। यहाँ पे सही उत्तर है प्रकृति कला है लेकिन प्रकृति नहीं है। अध्यापन से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अधिगम। अधिगम अध्यापन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न था, भाषा के लक्षण संवेदनात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास किस आयु में आते हैं? यह सभी आते हैं बचपन में। अगला प्रश्न है, विकास का तात्पर्य क्या है? तो गुणात्मक परिवर्तन जो होता है उसे विकास कहते हैं। तो सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, निर्दिष्ट पाठ्यक्रम का समानार्थी है? तो निर्दिष्ट पाठ्यक्रम का समानार्थी है मुखर। सही उत्तर है बी। तो इस प्रकार से टीजीटी हिंदी मेल 2021 में जो 18 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में परीक्षा हुआ था उसका हल प्रश्न पत्र हम लोग देख रहे थे। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।